बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर आमिर बंदेशा, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पीएमडीसी के अगर हम रोल से बात शुरू करते हैं कि एक्चुअली पीएमडीसी का लीगल रोल है क्या? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट वाला एक इशू है जो आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर रखा कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है पूरे पाकिस्तान की वाहिद एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक आइन के तहत जो है जो 1962 में आया था, उसके बाद 2012 में अमेंड हुआ और अभी आजकल भी कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं नेशनल असम्बली ने पास करके सेनेट में भेज रखी हैं। उसके तहत ये इदारा जो है एक ऑटोनमस बॉडी है जिसका मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स की एक काउंसिल होती है और फिर काउंसिल के अंदर फर्दर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। करना क्या है इस काउंसिल ने? बेसिकली इस काउंसिल का जो काम है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान का है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसने मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस की रिकग्निशन और उसकी डी रिकग्निशन और मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स MBBS के लेवल के ऊपर, BDS के लेवल के ऊपर और उसके बाद जितनी भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं जिसमें FCPS, MD, MS सारे प्रोग्राम्स और डिप्लोमाज आते हैं और PhDs आती हैं मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको बंद करना, खोलना और इसी तरह एग्ज़ाम का मिनिमम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करना, स्टूडेंट ने दाखिल कैसे होना है, उसकी फ़ीस कितनी लेनी है, तो ये सारी चीज़ों का तयन जो करती है। फीसें भी आप बताते हैं कि फ़ीस कितनी ली जानी है? जी बिल्कुल, ये PMDC का प्रीव्यू है और उसकी काउंसिल अपने जो भी डिस्कशन है उसके अंदर रख के जो एक उनका फैसला होगा वो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करती है और फिर वो मुल्क के लिए कानून ठहरता है। अभी रिसेंटली आपने लीगल स्टेटस का भी जिक्र किया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं। अभी रिसेंटली भी एक ऑर्डिनेंस आई थी, वो ऑर्डिनेंस कब इशू हुई थी? सर PMDC अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें पिछले 2012 से ऑनवर्ड अब तक 4 ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। 2012 में आया, फिर 13 में, 14 में, 15 में, आप लोग भी एक ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद इलेक्शन हुए, वो आप लोग भी आए। ये अगस्त 2015 में ऑर्डिनेंस आया था और इसमें कुछ अच्छी जो चीज़ें थी इसमें एक तो जो काउंसिल एक बिल्कुल एक मिक्सचर बना हुआ था 85 मेंबर्स का जिसमें ज़्यादातर प्राइवेट लोग डोमिनेट करते थे। तो मैं इसकी मिसाल ऐसे ही देता हूँ, प्राइवेट को होना नहीं चाहिए अगर सर नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। तो आप इसको एक सरकारी अदारा बनाना चाहते हैं कि सरकार की डोमिनेंस हो? सरकारी नहीं, देखें व्हेन यू आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस वेंचर तो आपका कानून एक स्टेट ने बनाना है पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। उसका ये नहीं होता कि जिसने बिजनेस करना है वो अपना एक कारोबार के लिए बैठ के अपनी लेजिस्लेशन करता है। इंडिपेंडेंस भी तो देने की जरूरत है ना कि गवर्नमेंट से इसको डिटैच्ड होना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अदारा है। जी ऑटोनोमस, लेकिन बंदे सारे सरकार ने बैठाने हैं यहाँ पे। नहीं, इंडिपेंडेंट है। 35 टोटल इसके मेंबर्स हैं जिसमें से 20 मेंबर्स बाई इलेक्शन आने हैं अमंग्स डॉक्टर्स। उसमें से रजिस्टर्ड मेडिकल, रजिस्टर्ड डेंटल, फैकल्टी पब्लिक, फैकल्टी प्राइवेट, ये तमाम सूबों से और रीजन से इंक्लूडिंग फाटा वहाँ से लोग आने और 15 जो नॉमिनीज़ हैं उसमें कुछ एक्स ऑफिशियो हैं, 4 सूबों के सेक्रेटरीज़ हैं, फेडरल DG हैं, सर्जन जनरल हैं आर्मी के और 2 फिलंथ्रोपी की सीटें हैं और 4 फेडरल नॉमिनीज़। तो ये मिला के 15 एक्स ऑफिशियो और नॉमिनीज़ हैं और 20 लोग जो हैं बाई इलेक्शन होने हैं। तो इस कानून में अभी भी किसी हद तक बैलेंस है। लास्ट ऑर्डिनेंस अगस्त 2015 में आई थी। जी बिल्कुल, 2015 उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस आई नहीं, उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। तो आपका इलेक्शन जो हुआ वो इन अमेंडमेंट्स के बाद हुआ? जी इन अमेंडमेंट्स के बाद हुआ क्योंकि इससे पहले जो था वो 85 के करीब की काउंसिल बनती थी और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया एजाज रहीम कमीशन के नाम से। तो उन्होंने इसके अंदर एक रिकमेंडेशंस जो फॉरवर्ड की थी कि इतनी बड़ी काउंसिल, इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं जिन्होंने रेगुलेट होना है, मिसाल के तौर पे एक मेडिकल कॉलेज है उसको इस इदारे ने रेगुलेट करना है, तो वो खुद वहाँ पे बैठ के जब कानून बनाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। रेगुलेटरी कैप्चर का भी एक कॉन्सेप्ट एक है जिसके अंदर बिल्कुल यही हुआ ना, यही हुआ कि जब ये काउंसिल 85 के ऊपर 85 के ऊपर चलेगी। बट एक सेल्फ रेगुलेशन भी तो चीज़ होती है ना जी, बिकॉज ये लॉयर्स भी अपने आप को रेगुलेट एक सेल्फ रेगुलेशन के मोड पर चल रहे हैं। अमूमन ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें एक सेल्फ रेगुलेशन के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट किया जाता है। सेल्फ रेगुलेशन काउंसिल के जरिए आने और अगर काउंसिल में न्यूट्रल लोग मौजूद नहीं है, अब तो आप उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं किसी को कि ऑन द बेसिस के वो एक मेडिकल कॉलेज का मालिक है कि वो इलेक्शन ना लड़ सके? वो हो चुके हैं जी, बिल्कुल हो चुके हैं। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की इस वक्त है इन एग्जिस्टेंस? नहीं, ऑर्डिनेंस जो है उसकी रिपील हो गया, उसका टाइम पूरा हो गया 240 दिन, 120 डेज, फिर असम्बली ने एक्सटेंशन दी 240 और अब गवर्नमेंट सीरियसनेस इस हद तक ये है कि जी वो ऑर्डिनेंस को लॉ नहीं पास करवा सके अभी तक? नहीं, गवर्नमेंट ने नेशनल असम्बली से यूनानिमसली पास कर दिया। अब सेनेट के अंदर वो पुट हुआ था, वहाँ से स्टैंडिंग कमेटी में गया सेनेट की और अभी एक्सपायर कब हो गया? एक्सपायर लैप्स कब कर गया था? 25 अप्रैल 2016 को लैप्स हुआ था और अभी वो पेंडिंग लेजिस्लेशन है इन फ्रंट ऑफ हाउस ऑफ सेनेट। बट देन आज की डेट में क्या स्टेटस है आपके इलेक्शन का या इस काउंसिल का जो ये है? सर ये कानूनी बहस है
इसमें कुछ तो नाजायज बहस आपके ख्याल में नहीं है कि नहीं, जी, बिल्कुल अगर, जायज़ अगर, है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस इसमें काउंसिल की है। डिले बिल्कुल आया है, डिले आया है, लेकिन अगर पेंडिंग लेजिस्लेशन है तो शायद आर्टिकल 264 के तहत जो एक तो फोर्स ऑफ ऑर्डिनेंस है और एक उसके जो एक्शंस हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये जो काउंसिल बनी है और ये उसका जो 4 साल के लिए नोटिफिकेशन हुआ, दिस इज़ एक्शन, तो इसके अंदर प्रोटेक्टेड है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये काउंसिल की है, हेल्थ के ऊपर इमरजेंसी की हम बातें करते हैं कि जी हमें हेल्थ के ऊपर बड़ा सीरियस फोकस है, और सीरियसनेस हमारी इस हद तक है कि हम एक ऑर्डिनेंस को एक्ट नहीं बनवा मैं सकते। एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट को इसलिए थोड़ा डिफेंड करना चाहूँगा कि देखिए, जो फेडरल मिनिस्टर हैं मोहतरमा सायरा अफजल तारिर साहिबा, उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि एक तो उन्होंने कोशिश की कि ट्रू प्रोफेशनल और एक ऐसे लोग जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, न्यूट्रल लोग, जिसमें अमजद साकिब साहब तरह के लोग, प्रोफेसर ईस मोहम्मद और प्रिंसिपल लेवल के लोग, इस तरह के लोग भी आए हैं। और एक शिक उन्होंने डाली कि 5 साल तक जिसका इंटरेस्ट है, जो पहले मेंबर रहा, क्योंकि पीएमडीसी ने पिछले 10-15 साल के अंदर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, जो एक प्रोफेशन का नाम नीचे गया, यह भी शिक थी कि जो पिछले 5 साल में किसी भी शक्ल में मेंबर रहा है वो मेंबर नहीं बनेगा। इस तरह की भी चीज़ें थी। तो इसमें कुछ मेरा ख्याल है कुछ पार्टीज़ का इंटरेस्ट, उन्होंने क्या कर दिया कि अब रिपीट नहीं कोई मेंबर हो सकता। ऐसा मेंबर जो पिछले 5 सालों में काउंसिल का मेंबर रहा है वो ना इलेक्शन लड़ सका है और ना ही मेंबर बन सकता है। और अगर किसी का मेडिकल कॉलेज है तो वो भी नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ओनर, उसके बच्चे, उसकी बच्चियाँ, उसके क्लोज रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, वो भी नहीं बन सकते। और एनुअल डिस्क्लोजर उन्होंने करना है कि हम, मेरा जिस तरह मैं मेंबर हूँ तो मैंने एनुअल एक अंडरटेकिंग देनी है एफिडेविट के ऊपर कि मेरा किसी कॉलेज के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। टोटल मेंबरशिप है कितनी इस वक्त आपकी? सर हमारे जो पंजाब के हैं कोई 2.5 लाख के करीब डॉक्टर्स हैं, जो 2.5 लाख डॉक्टर्स, और सालाना यहाँ से कोई पूरे जो पाकिस्तान के हैं वो 14,000 के करीब डॉक्टर जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं अभी MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर जो एडमिशन हो रहे हैं, और पंजाब के अंदर जो है वो 7,000 के करीब है। अभी भी हमारी शॉर्टेज है। हम कहते हैं कि जब गवर्नमेंट से बात करें तो वो सारी सीटें वेकेंट हैं गवर्नमेंट अस्पतालों में। सर मैं ये नहीं समझता, देखें ये एक अलग बहस है कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज नहीं है। अब डॉक्टर पेरीफ्री पे जा नहीं रहा, रिमोट एरियाज़ के अंदर जा नहीं रहा, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन या उस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना एक नए बने डॉक्टर को या पुराने को, उसमें दुनिया के अंदर जो एक निज़ाम राइज है या कैरियर प्रोग्रेशन है या पैसा देते हैं तो डॉक्टर जाता है। तो अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हमारे वसाइल भी तो महदूद है ना जी, हमें अपनी एनवायरनमेंट के अंदर ही रह के देखनी है चीज़। मैं ये समझता हूँ कि शायद अगर नीयत हो तो हो जाता है काम, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं आती। अभी हमने जब YDA के तौर पे मैं रिप्रेजेंट करता था कमेटी को, तो 1.3 अरब का एक पैकेज हमने डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट के लिए लेके आए। YDA, वैसे डॉक्टर साहब YDA का एक सवाल है, YDA किस बिला का नाम है? यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो हमारी है, जिसमें हम ज़ाहिर है डॉक्टर्स के, पेशेंट्स के, हेल्थ सिस्टम के जो मसाइल लेके चलते हैं। नहीं, वो आपकी डिमांड है क्या? ये सरकार पूरी नहीं करती या आपसे वादा करके पूरी नहीं करती? मैं ये समझता हूँ कि क्या चाहते हैं सरकार से? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करती। वो चाहती है कि ये मामलात ऐसे चलते रहें, और गवर्नमेंट खुद ये तस्लीम करती है कि 20% हेल्थ केयर की जो सहूलियात हैं वो गवर्नमेंट दे रही है, बाकी प्राइवेट सेटअप दे रहा है। तो 20% के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि अपनी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी, तो हेल्थ से इनहराफ के लिए एक रास्ता है कि डॉक्टर्स के मसाइल को उलझाया जाए। उलझाने के बाद ज़ाहिर है अब डॉक्टर्स ऑर्गेनाइज हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो ऑर्गेनाइज होकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो मलबा कभी उनके ऊपर कभी मरीजों का। तो ये एक, मैं तो समझता हूँ कि सिस्टम को, आपके ख्याल में डॉक्टर्स का स्ट्राइक पे जाना जो मर्जी रीज़न हो जस्टिफाइड है डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है 2012 से आज तक हमने कोई स्ट्राइक नहीं की। मैं आपको यकीन से दे सकता हूँ। स्ट्राइक 2 तरह की होती है, जनरल हॉस्पिटल में भी रिसेंटली चल रही थी। सर 2 तरह की स्ट्राइक्स होती हैं। एक स्ट्राइक वो जो रूटीन में स्टेबल पेशेंट के लिए प्रोटेस्ट के तहत जो OPD हमारा क्लियर होता है। इसके अलावा प्रोटेस्ट का कोई तरीका नहीं है आपके पास? अभी रिसेंट जो हमारी मूवमेंट थी, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कमेटी गई है डायलॉग के ऊपर, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो हमारा पे इंक्रीज़, ग्रेड 18 में इंडक्शन और हेल्थ सिस्टम के हम जोन्स के अंदर डिवीजन और पेरीफ्री के अंदर सर्विसेज ज़्यादा देने की हमारी एक YDA ने बात की थी, उसके अंदर कोई स्ट्राइक नहीं हुई, किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं हुआ, और गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो नेगोशिएशंस हुई हैं, आप ये आज कह रहे हैं बहुत से पेशेंट्स देख रहे होंगे जिन्होंने शायद सफर भी किया हो YDA की स्ट्राइक पे। सर बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी शायद आपकी लूज ना हो जाए इस बात से कि आप कह रहे हैं YDA स्ट्राइक पे नहीं गई पिछले 2012 से। 2012 से आज तक हमने कोई, देखें 2012 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें इमरजेंसियां भी बंद हुई थी, आउटडोर भी बंद हुए थे, इंडोर भी बंद हुए थे, और हॉस्पिटल का सिस्टम प्रैक्टिकली फिर किसी की अगर कोई डेथ हुई या कुछ हुआ, जिम्मेदारी आप लेते हैं आज? सर नहीं, मैं जिम्मेदारी इसलिए नहीं लूंगा। देखें रवा रहे हैं YDA के जी, सर मैं बिल्कुल मैं तर्जमान रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत एट फॉल्ट है। देखें
जो ओथ एक आपका हिपोक्रेटिक ओथ भी हम सुनते रहते हैं, होता है डॉक्टर्स का। हिपोक्रेटिक ओथ ये है कि अगर मरीज़ आपके सामने मर रहा है, अगर आप ड्यूटी पे नहीं है, तो ये चैनल है, इसकी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपको कहते हैं जी आपने 1 लाख पे काम करना है तो आए, नहीं तो आप बाहर बैठ जाएं। आपका प्रोग्राम चले या ना चले, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और हमें जब गवर्नमेंट नहीं, हम जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए कि जब स्टेट कल को फिर भी आप जाने को तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आप इमरजेंसीज भी बंद करने को तैयार हैं। मेरा नहीं ख्याल, नहीं, आई डोंट थिंक करने को तैयार ये दिस विल बी द लास्ट स्टेप। और ये कब हुआ? जब गिरफ्तार किए गए लोग, जब सर्विसेज हॉस्पिटल से उठा के मेरे समेत डीजी खान की जेलों में डाले गए लोग, सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट हुई। और अगर आपकी फैमिली के अंदर इस तरह का काम हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रूटीन वाले हालात रहते हैं, उसमें फिर इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो ऑटो के ऊपर चीज़ें चली जाती हैं। एंड वी वर इन द जेल, हम कोई उसमें जेल से बाहर होते तो ड्यूटी पे जाते, फिर तो आप ड्यूटी पे जा भी नहीं सकते। प्रोटेस्ट ज़रूर चल रहा था, ओपीडी का प्रोटेस्ट चल रहा था, ओपीडी हम मैनेज कर रहे थे एमरजेंसीज के अंदर। और जब वहाँ पे 100-150 डॉक्टर को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी एंड द गवर्नमेंट फेल्ड इन दैट प्लान। बट रिसेंटली भी प्रोटेस्ट और सब सड़कों पे ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम होता सर बिल्कुल रहा है। देखें ये बदकिस्मती है, देखें इंग्लैंड के अंदर रिसेंट डॉक्टर प्रोटेस्ट किए, इंग्लैंड के अंदर जो ऑफ ड्यूटी लोग थे, इसमें ये जो ऑन ड्यूटी से आप प्रोटेस्ट करवाते हैं ना, ऑफ ड्यूटी से करवाया करें। ऑफ ड्यूटी मैं आपको बताता हूँ, जिना हॉस्पिटल के अंदर 1200 डॉक्टर है, तो एक शिफ्ट के अंदर 300-400 डॉक्टर काम कर रहा है, अगले 300-400 ने इवनिंग में आना है, फिर नाइट में आना है। तो किसी भी प्रोटेस्ट में देख लें तादाद ये नहीं होता कि 1200 बाहर खड़ा होता है, मतलब अगर 1200 बाहर आए तो पीछे तो कैजुअलिटीज़ होना शुरू हो जाए। और आजकल जितना मीडिया वाइब्रेंट है तो वो रिपोर्ट होना, अगर कहाँ वहाँ पे सीरियस मरीज सिर्फ दाखिल हैं और उनको कोई भी नहीं देख रहा और डॉक्टर सारे बाहर आ गए तो निज़ाम कैसे चल रहा है? ऐसे नहीं होता। ऑफ ड्यूटी लोग, नाइट वाले या इवनिंग वाले लोग, और ऑन ड्यूटी में से ये नहीं कहते हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को हमने बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया, और अगर कहीं किया तो वो रिपोर्ट होना चाहिए, और अगर हुआ तो उसमें हम कसूरवार हैं। और हमारी अतल मकदूर कोशिश होगी कि हमारे जो मुतालबात हैं, अब जो टीम इसको लीड कर रही है, बेशक मैं उसका हिस्सा। जो आप लोग इंडक्ट हुए थे सर्विस में, जब आपके डॉक्टर्स ने ज्वाइन की थी, मेंबर्स ने, पता नहीं था कि क्या इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं सर। अब इंडक्ट हो जाना, ऑर्गेनाइज कर लेना, प्रेशर ग्रुप बना लेना और उसके बाद कहना कि जब आप ये हमें मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करती। आज ये देखें नहीं, पर जब इंडक्शन के टाइम आपको पता थी ना ये बातें? जी सर बिल्कुल पता थी। तो फिर ये जानते हुए आप लोग आई सर्विस में, प्रोग्रेशन एक कैरियर की होती है, उसको जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इसके अंदर एक सोची समझी स्कीम है कि इनको हम इस तरह से चोक करें कि कल को ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली जाएं। तो हम ये समझते हैं ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट नहीं करती तो हमने करवाना है, और हम कामयाब रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल कामयाब रहे। 6000 से हम लेकर चले थे 60,000 तक हमने पे कराई है। अपनी जो विक्ट्री इस वक्त इस पीएमडीसी इलेक्शन में जो लीड का फर्क रहा है वो आपकी, अब ये यंग डॉक्टर्स की एक बॉडी इतनी बड़ी हो गई है, 7000 के करीब मेरे वोट थे, और जो आपके बड़ा वाज़ेह फर्क था आपके, मेरे ओपोनेंट जो थे उनके 1200 वोट था। और मैं ये समझता हूँ कि जब देखिए वाईडीए की सपोर्ट तो होगी ना आपके पीछे? जी बिल्कुल 100% मेरी सपोर्ट थी वाईडीए की, और मैं उसी के तहत गया। और उसके बाद मैंने फिर जाहिर है जब उधर जिम्मेदारी संभाली तो यहाँ से मुझे क्विट करना पड़ा। डॉक्टर साहब, लेकिन प्रेस्टीज जो लोगों की नज़रों में, आवाम की नज़र में एक डॉक्टर का एक ऑनर, एक प्रेस्टीज, एक मसीहा का रोल जो था, आपके ख्याल में उस चीज़ में कमी आ रही है? उसमें मैं ये समझता हूँ कि जिनके तो घरों में डॉक्टर है ना, मेरा ख्याल है कि इस वक्त 3-4 लाख के करीब फैमिली जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ मुंसलिक हैं, ये करीबी रिलेटिव्स हैं, वो तो इन इश्यूज़ को जेन्युइन समझते हैं। लेकिन ओवरऑल पब्लिक के अंदर इसका एक मैसेज ज़रूर नेगेटिव गया है कि ये डॉक्टर ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि जब वकला हैं वो भी स्ट्राइक करते हैं, एक रहीम यार खान से लोग जो हैं वो आते हैं यहाँ पे इंसाफ के लिए, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर वकील ही पेश नहीं होता। बट इवन जजेस जिम्मेदारियां भी ज़रा फर्क है ना, आप लोगों की तो जिम्मेदारी भी डॉक्टर साहब एक लाइफ सेविंग आपको एग्जाम है, ये डॉक्टर्स का राइट है, और ये वो करते रहेंगे जब तक इशू एड्रेस नहीं होंगे, चाहे हम हों या कोई और हो, कोई भी होगा। क्योंकि कम्युनिटीज़ के जो छोटे से ग्रुप्स होते हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट के साथ सिस्टम को बेहतरी के लिए जो बात करनी होती है, और इससे तब्दीली आई है, चाहे वो लॉयर्स की मूवमेंट देख लें, चाहे डॉक्टर्स की मूवमेंट देख लें, जिस भी तबके आप भी तब्दीली की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। आप भी मेरा ख्याल है सिस्टम की बेहतरी के लिए जितनी देर हैं एफर्ट करते रहना। फंडिंग कहाँ से आ रही है वाईडीए की डॉक्टर साहब? सर फंडिंग हमारी किसी तरह की फंडिंग नहीं है। हम तो देखें 100 रुपये में एक जो मैसेज करते हैं 9000 लोगों को, हमारा तो वही है। अब तो सोशल मीडिया ने वो भी आसान कर दिया, व्हाट्सएप और फेसबुक आ गए। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि हमें फोर्स किया जा रहा है टू कंट्रीब्यूट टू वाईडीए। हम मेंबर्स जो हैं, हम एनुअल 1000 डॉक्टर्स से एनुअल 1000 कंट्रीब्यूशंस ली जा रही हैं, एनुअल 1000 अपनी खुशी से लोग देते हैं। और खुशी वाली बात के ऊपर बहस हो सकती है। देखें नहीं बिल्कुल करें, क्योंकि अगर 6000 से 60,000 तक पे कराइए ना तो 1000 उसमें मानी नहीं रखता, मैं ये समझता हूँ। और हमारे को ऐसे अखराजात नहीं होते, अगर हमने मीटिंग करनी है तो हम अपना जो कॉमन रूम है कैंटीन पे बैठ के उसी कप ऑफ टी के ऊपर करते हैं। जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो लोग हैं सीनियर डॉक्टर्स,
उनको ये क्यों लगता है कि हमें YDA को साथ लेके चलना है तो हम चला सकते हैं निज़ाम, वरना नहीं हम चला सकते? उसकी वजह है कि इस सिस्टम में मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त वर्किंग डॉक्टर है दैट इज़ 99% यंग डॉक्टर। जी कैपेसिटी के इश्यूज हमारे हैं, ये सारा कुछ आपने मॉनिटर भी करना है, इंस्पेक्शंस भी आपने करवानी है, 100 कितने आपने कॉलेजेस बता दिए हैं, क्वैकरी के ऊपर नंबर्स हैं कितने आप लोगों के, स्टाफ कितने हैं आपके पास? सर हमारा 200 प्लस का स्टाफ है जो उधर है, पूरे पाकिस्तान के इस वक्त हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। हमारी जो इंस्पेक्शन करनी होती है वो मैंने नहीं करनी, आई एम नॉट इंस्पेक्टर, आई एम नॉट एलिजिबल टू बी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्शन टीम का मेंबर हमारा वो हो सकता है जो प्रोफेसर है, एसोसिएट है या असिस्टेंट है, वो 5 साल से फाइनल MBBS को पढ़ा रहा है। नहीं बट नंबर्स की आप कैपेसिटी तो इशू अभी डॉक्टर साहब है, फिर कैपेसिटी बिल्ड इतनी होगी कि आप ये सारी जिम्मेदारियां निभा सकें। एक दिन के अंदर हम 10-10 इंस्पेक्शंस भी कर सकते हैं, और वो कैसे मुमकिन है कि वो फैकल्टी ने जाना है, हम वहाँ पे प्रिंसिपल से जिस किसी को हमने लेके जाना है, पहले तो बिफोर टाइम उन लोगों को पता चल जाता था, हमने सरप्राइज इंस्पेक्शन शुरू की है। हम रात को भी टीम भेजते हैं, हम दिन को भी भेज रहे हैं, हम रियल साइंस के अंदर जो वर्किंग है हॉस्पिटल की उसको असेस कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट्स की जो दाखिले हैं उसको असेस कर रहे हैं, और हम इस सारे सिस्टम को साइंटिफिक लेके जाना चाह रहे हैं। 6 माह के अंदर जितने पब्लिक या प्राइवेट जिनके साथ कॉलेज एफिलिएटेड हैं उनकी पेशेंट की जो एंट्री है उनको पोर्टल दिए जाएंगे, और मरीज़ की एंट्री जो है वो ऑनलाइन होगी। वहाँ पे मरीज़ उसका ID कार्ड नंबर, उसका टेलीफोन नंबर होगा, और हम हर 10 कॉलेजेस के ऊपर एक बंदा बिठाएंगे। वो बंदा वहाँ पे एडमिटेड मरीज़ को टेलीफोन करके ख़ास तौर पे प्राइवेट में पूछ रहा होगा कि आप वहाँ पे दाखिल हैं, और फिर हम ऐसी लेजिस्लेशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम एग्री कर लिया, हम ला रहे हैं कि वो लिस्ट हम रात के 1 बजे भी निकालें तो हम टास्क फोर्स बनाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि कहीं बोगस एंट्रीज तो नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि सर ये, लेकिन कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं अपनी आप? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। हम टोटल रिफॉर्म्स के ऊपर हैं, और ये कैपेसिटी जब तक बिल्ड नहीं होगी तो ये ठीक नहीं होगा। मैं आपको एक थोड़ा जो अहम बात बताने लगा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है पंजाब गवर्नमेंट ने 20,000 बेड सिस्टम के अंदर जनरेट किए, और ख़ाली ये इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज जिस दिन बनता है, चाहे वो फातिमा मेमोरियल है, चाहे वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, इवन वो भी लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है, हमीद लतीफ़ भी RF मेमोरियल के साथ एफिलिएटेड है, दे आर बाउंड टू ट्रीट 50% फ्री पेशेंट्स, दे आर बाउंड करते हैं वो। हमारा जो हुक्मरान है, हमारा जो सेक्रेटरी है, हमारी जो PMDC के लोग थे, वो इस बात पे खुश हो जाते हैं कि मेरे कहने पे किसी मरीज़ का बिल कम कर दिए। भाई इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर कानून को आप देखें तो 50% बिस्तर के ऊपर इन्होंने फ्री इलाज मुआवजा देना है, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है, जो कॉलेज के साथ एफिलिएटेड नहीं है उसने नहीं देना। जिस तरह उमर हॉस्पिटल है ये कॉलेज के साथ नहीं है, इसको चेक करना, कंट्रोल करना ये हेल्थ केयर कमीशन का काम है, और उनके अंदर एक टीचिंग एनवायरनमेंट और वहाँ पे 50% बिस्तर के ऊपर फ्री इलाज होना ये PMDC का काम है। और इसमें हम इंश्योर करेंगे ऑनलाइन एंट्री होगी, फ्री पेशेंट्स के लिए बेड एलोकेट होंगे, और हम रेगुलेशंस के अंदर चेंज ला रहे हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बाहर लिखा होगा, बाहर या तो वो अपने आप को उस हॉस्पिटल से डीएफिलिएट करेगा, वरना लिखा होगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान, अगर कोई नहीं फॉलो करा तो आप जुर्माने भी कर सकते हैं। सर जुर्माने नहीं, हम क्लियर करेंगे कॉलेज का, हम उस कॉलेज को उसके दाखिले बंद कर सकते हैं, और उस कॉलेज को हम बंद कर सकते हैं। ये PMDC का प्रीव्यू है और ये हो रहा है। ये सरेदस्त अभी जो रहबर मेडिकल कॉलेज हमने बंद किया है, और एक रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है। इनको बंद करने की वजह क्या थी? इसकी बेसिकली बंद करने की वजह ये थी कि ये कॉलेज बहुत ही सब स्टैंडर्ड था। इसके पास एक ही एफिलिएटेड हॉस्पिटल था जो रेंजर्स हॉस्पिटल है, और वो रेंजर ने अपनी ज़रूरियात के लिए बनाया था। इनका एक MOU था बिज़नेस का उनके साथ, इन्होंने उस हॉस्पिटल को अपलिफ्ट नहीं किया, उसको बेहतर नहीं किया, टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बनाया, और 500 बेड का टोटल हॉस्पिटल इनके साथ होना चाहिए था, और 150 का इन्होंने खुद बनाना था। अभी तक इन्होंने अपना हॉस्पिटल नहीं बनाया। इनके बच्चे 3rd ईयर के अंदर चले गए, 8 माह से वहाँ पे क्लिनिकल क्लासेस नहीं हो रही, और सिर्फ किताबें पढ़ा के उसके ऊपर ये इम्तिहान दिलाने के चक्कर में थे। ऑडिटोरियम इनके पास नहीं है, डेड बॉडीज डिसेक्शन के लिए इनके पास नहीं थी। जब मैंने और फैसिलिटीज पूरी नहीं थी जी, कुछ भी कोई कैंपेन भी क्यों नहीं चलाते रहते कि भाई ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, बच्चे जब दाखिला ले लेते हैं, फीसें भर देते हैं, इम्तिहानों का वक्त आता है तो फिर उनको ख्याल आता है सबको, आप लोग भी तब जागते हैं, बच्चे भी तब जागते हैं, वालिदैन भी तब जागते हैं। देखें 3 मैंडेट हैं इस वक्त हमारी इस काउंसिल के पास, 3 बड़े, जिसकी वजह से हम वहाँ पे हैं, और हम ये करेंगे इंशाल्लाह कि एक तो हमने सेंट्रलाइज इंडक्शन लेके आनी है। पूरे सूबे के अंदर एक ही मेरिट होगा जो हेल्थ केयर, प्राइवेट एंड पब्लिक, आपके जिनको आप रेगुलेट कर रहे हैं। पहले पब्लिक के दाखिले होंगे और वहाँ से आगे प्राइवेट के दाखिले शुरू हो जाएंगे, और 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक जनरेटेड सॉफ्टवेयर होगा, बच्चा अप्लाई करेगा, और फीस का ताल्लुक हम कॉलेज के साथ ख़त्म कर देंगे। 6,40,000 हमारी फ़ीस है, वो PMDC का एक ऑनलाइन अकाउंट हमने कर दिया है फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट। नहीं, पब्लिक के अंदर तो जो भी सूबा या उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फैसला करेगी, 4 से 5,000 फीस होती है ओपन मेरिट के ऊपर, वो उतनी रहेगी। ये प्राइवेट को 6,42,000 90% जो इनके होते हैं
उसके ऊपर, और 10% इनकी सीटें होती हैं फॉरेन की। उसके मेडिकल एजुकेशन को बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए। सर यही तो अलमिया है। मैं आपको इसी बात की तो देखें, अमेरिका के अंदर एक पागल था फ्लेक्शनर रिपोर्ट आप नेट के ऊपर गूगल के ऊपर करें, एक टीचर था, उसने एक कमीशन को हेड किया और उस वक्त वहाँ पे 140 प्राइवेट कॉलेज थे, 140 को सरकार की तहवील में लिया गया और वहाँ पे अब प्राइवेट कॉलेज बनाने की इजाज़त नहीं है। मेडिकल एजुकेशन टोटल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आप जो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर बिज़नेस नहीं किया जा सकता, व्हेन यू गो टू बिज़नेस, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कवानीन में ऐसी तब्दीली आनी चाहिए कि इन कॉलेजेस में से जो पैसा हो वो अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का पैसा उधर ही लगे। अभी सरेदस्त कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, तनख्वाहें कितनी जा रही हैं, ऑडिट नहीं हो रहे कॉलेजेस के, लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट है और टीम भी वो ऐसी लेके आए हैं कि जो इस निज़ाम को सीधा करेंगे। वरना तो देखें ना, अगर हम सेंट्रलाइज इंडक्शन, आज एक बच्चा दाखिल होता है, 60% नंबर चाहिए दाखिले के लिए, तो जिसके सबसे कम नंबर होते हैं उतनी वो किकबैक और रिश्वत या डोनेशन के नाम पे पैसे ज़्यादा दे रहा होता है। कोई कहता है जी वहाँ पे नूरानी सर्जिकल में जाके वेंटिलेटर के लिए पैसे जमा करा दें, कोई कहता है ये कर दें। तो अगर ये सेंट्रलाइज इंडक्शन होगी, मेरिट एक होगा, चाहे वो UHS कराए, चाहे ब्रिटिश काउंसिल कराए, चाहे NTS कराए, और उसके पैसे PMDC के अकाउंट में जमा होंगे, तब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और अभी हमने शुरू कर दिया काम। इंडक्शन के ऊपर एक और इश्यूज भी ये चीज़ आ रही है कि अगर सीटें 50 हैं तो दाखिले 100 को दे दिए, सर सीटें 75 हैं तो डाट से दाखिला 150 को भर दिए। ये वंस फॉर ऑल इसका हमने इशू हल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस काउंसिल ने। और इवन गवर्नमेंट, बच्चे अब दाखिले ले चुके हैं उनका कसूर क्या है जी? वो पूछते उनका हैं। कोई कसूर नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि जो बच्चा एक दफ़ा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल एजुकेशन के अंदर आ गया है उसका कसूर नहीं है। बट इसमें फॉल्ट तो फिर PMDC की होगी, सर, किसी की बिल्कुल जिम्मेदारी तो है जी, PMDC ये का चीज़ें फॉल्ट क्यों हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने टेक ओवर किया 20 जनवरी को। हमने क्या किया है, सब हर आगे आने वाला यही कहता है कि पीछे से ये इनहेरिट किया हमने, हम उसको लेके चलते रहे। इसके लिए हमने एक स्ट्रगल की है, इन इश्यूज़ को हाईलाइट भी हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में, मीडिया के अंदर भी, अखबारों के अंदर भी, और एक कंपेन भी हमने चलाई। और इस आज हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं इस सिस्टम को बेहतरी के लिए, ये एक मैंडेट है। और ये जो बच्चे आ गए हैं इनको हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ करेंगे, इनको रखेंगे अपने पास, लेकिन ऐसा कॉलेज जो हमारी तरफ से रिकॉग्नाइज होगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडरटेकिंग दे चुकी है, DG खां मेडिकल कॉलेज 5 साल से रिकॉग्नाइज नहीं था, वहाँ से हाउस जॉब करके बच्चे निकल आए थे, साहिवाल से निकल आए थे। हमने उनकी इंस्पेक्शन की है और वहाँ पे फैकल्टी गई, वहाँ पे चीज़ें गई हैं, इंस्पेक्शन में वो इस काबिल हुए, काउंसिल ने उनको मंजूर किया, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया, और आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जुर्माने के तौर पे 51 लाख रुपया PMDC को जमा कराया। हमने 100% ट्यूशन फ़ी जो है, जो कि पब्लिक के अंदर 3-4 हज़ार बनती है 1 साल की, और 5 साल की 100% ट्यूशन फ़ी की पेनल्टी, और प्राइवेट के अंदर 6,40,000 है। मैं मिसाल देता हूँ, एक कॉलेज अगर उसको इजाज़त नहीं है दाखिलों की, वो 100 बच्चे दाखिल करता है, तो उसको 100% ट्यूशन फ़ी पैसे के लिए दाखिल कर रहा है, वो कोई बेहतरी के लिए नहीं कर रहा, वो कोई एजुकेशन को बेहतर करने के लिए नहीं कर रहा, वो पैसे कमाने के लिए। तो उसके 6,40,00,000 जो होंगे वो उसको बतौर जुर्माना PMDC को जमा कराने होंगे। तो जब उसको बचना कुछ नहीं है उसमें से, तो वो दाखिल क्यों करेगा? तो ये आज तक इसके ऊपर काम इसलिए नहीं हुआ कि वही प्राइवेट वाले तो अंदर बैठे थे, वही कानून बना रहे थे, वो जुर्माना। आपके ख्याल में मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि जो असल फॉल्ट यही रही है कि जिसने रेगुलेट होना है वही रेगुलेट कर रहा था। सर बिल्कुल ऐसे ही है, और ये तारीख है। आप ये देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, उसने बिजनेस करना था ना, उसने जब रेगुलेटरी रोल कैप्चर कर लिया, कानून वो बनाने लग पड़ी, तो कानून का सत्यानाश किया उन्होंने, यहाँ से सारी चीज़ें उठा के लेके जाते रहे। तो जब तक स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए एक चीज़ें इस तरह की नहीं बनाती कि जिसने रेगुलेट होना, वो अंदर नहीं बैठे। प्रोफेशंस पे ये बात अप्लाई कर सकती है डॉक्टर साहब, बिकॉज़ अक्सर प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, वो सब इसी मैकेनिज्म पे चल रहे हैं कि हम अपने आप सेल्फ रेगुलेटरी, अभी भी PMDC सेल्फ रेगुलेटरी है। सिर्फ एक काम किया कि जिसने बिजनेस करना वो अंदर नहीं बैठेगा। मैंने कॉलेज बनाना है तो मैं अंदर नहीं होऊंगा, मैं बाहर होऊंगा। फिर मैं बाउंड हूँ कि जो वहाँ पे बैठी काउंसिल रेगुलेशंस बना रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है, वो मेरे ऊपर बाइंडिंग है। इवन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 5% प्राइवेट कॉलेजेस ने बच्चे मुफ्त दाखिल करने होते हैं। कोई एक कॉलेज बता दे जिसके अंदर 5 बच्चे साल में, जिसने 100 दाखिले करने थे फ्री। उनका तो काम है इसको करना कि वो तो प्रॉफिट के ऊपर चल रहे हैं, लोग इस मुल्क में बड़े हैं, बट इंश्योर तो आपने कराना है। एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हुई कि वही तो अंदर बैठे थे। बट आपकी कैपेसिटी भी है डॉक्टर साहब करने की, बिल्कुल कैपेसिटी है, देखें बहुत आसान है। 200 स्टाफ मेंबर्स हैं आपके, आप उनके साथ पूरा सारी चीज़ें, आप जनरल मेडिकल काउंसिल इंग्लैंड की पूरी दुनिया को देखती है, उनके देख लें, उनके 200 भी नहीं होंगे। IT के ऊपर चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, बहुत आसान है। अब 14,000 बच्चा रजिस्टर करना है ना, तो 14,000 को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री, सारी चीज़ें स्कैन होकर यहाँ पे हों, और आपका प्रिंसिपल 350 की लिस्ट भिजवाए, एक दिन के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है। तो ये जब तक इस सोच से नहीं सोचेंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे कि काम कैसे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। PMDC में करप्शन एग्जिस्ट करती है? बेपनाह। PMDC है ही करप्शन का गढ़।
और वहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए पैसे लिए जाते थे, वहाँ पे NAB एग्ज़ाम के लिए लिए जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लेम करते हैं, हमें कोई एक कंप्लेंट आए या वो एम्प्लॉई वहाँ पे नहीं होगा। तो आप ये 25, 20, 22 लोग जो आए हैं ऐसे अदारे के अंदर जिसके अंदर इतनी इंट्रेंच्ड है ये सारा कुछ, कैसे ख़त्म कर देंगे? सर बिल्कुल कर देंगे नहीं, हमने कर दी है, हमने कर दी है करप्शन खत्म। और मैंने अब आज PMDC में करप्शन नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है, अगर है तो वो एम्प्लॉई वहाँ नहीं होगा। ये हमारा आपसे वादा है, ऑटोनमस बॉडी है, प्रेसिडेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और प्रेसिडेंट अपना बोलान मेडिकल कॉलेज अपनी प्रैक्टिस 50 लाख की छोड़ के वहाँ पे दिन रात बैठा इस काम के लिए कि मैंने ये काम सीधा करना। एक्सपीरियंस में इशू होते थे, डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलें गुम होती थी, सारी चीज़ें होती थी। अब तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, हम वहाँ बैठें, अगर किसी को कोई मसला होता है हमें यहाँ पे बताएं, वहाँ पे बताएं, और ये चीज़ें अब स्ट्रीमलाइन है। बिल्कुल कॉलेजेस की रिकॉग्निशन के अंदर पहले पैसे चलते थे, बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं। डॉक्टर्स जो आपके मेंबर्स हैं इनकी भी जाली डिग्री हैं डॉक्टर साहब? नहीं, हमारे मेंबर्स में से कुछ नहीं है, अदरवाइज़ 48 के करीब जाली डॉक्टर पकड़े गए, उनके ऊपर पर्चे हुए हैं और अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, और अगर कोई आइंदा भी ऐसा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सब आखिरी क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान विजन क्या है आपकी PMDC को? कितना टेन्योर है आपका जो इलेक्ट होके आप आए हैं? हमारा 4 साल का टेन्योर है। इसमें हम ये समझते हैं कि मेडिकल एजुकेशन को हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके आना है। हमने कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड हैं 50% फ्री बेड जो कि पंजाब में 12,500 होंगे, उनको हमने इंश्योर करना है। सेंट्रल हमने इंडक्शन लेके आनी है, और हम निसाब मेडिकल एजुकेशन का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ला रहे हैं, और हमने एक एतमाद जो है वो मेडिकल प्रोफेशन का बहाल करना है पब्लिक के अंदर, और इसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश होगी कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी मीडिया के दोस्त भी हमारा साथ देंगे और डॉक्टर्स भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। कर लेंगे 4 साल में ये? सर इंशाल्लाह, मैं बड़ा होपफुल हूँ, हम कमिटेड लोग हैं, जो आज तक नामुमकिन काम ही किए, 1 साल के अंदर इस टारगेट में से हम 50% चीज़ें अचीव कर लेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू बीइंग विद अस।